कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, क्या ये लाइलाज है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवस्था क्या है, लॉकडाउन कब तक, कितनी मानवीय क्षति होगी, कुछ सकारात्मक लक्षण है कि नहीं है, और नेपाल की अवस्था क्या है। अनेक सवाल आप लोगों के दिमाग में होंगे। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी का दोस्त देवेंद्र पांडे पुनः इन सभी सवालों का जवाब लेकर के उपस्थित होने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग कृपया मेरा पूरा वीडियो देख करके कमेंट में सलाह जरूर देंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कोरोना क्या है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के स्पर्श से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए वस्तु को छूने से व संक्रमित के छींकने और खांसने के एक जो रेंज होता है, उस रेंज में आने से फैलने वाला एक वायरस है जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं। आदरणीय दोस्तों, क्या इन परिस्थिति में कोरोना एक नया वायरस है और दुनिया में अभी इसका कोई भी इलाज नहीं बना हुआ है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में कोरोना लाइलाज रोग है, वायरस है, लेकिन इसका दवा संसार में तीव्र गति से खोजी हो रहा है। आशा करें जल्दी से जल्दी इसकी दवा बने और कोरोना को हम लोग रोक पाएं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवस्था के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम लोग छलफल करना चाहेंगे। आदरणीय दोस्तों, नेपाल में, पहले हम नेपाल से शुरू करते हैं। नेपाल में 5,691 लोगों का परीक्षण हुआ, जिसमें 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक का भी मृत्यु नहीं हुआ है और एक इंसान दवा करके घर जा चुके हैं। नेपाल की अवस्था यही है। और विश्व के स्तर में यदि इसकी बात किया जाए तो टोटल 20,64,815 लोग विश्व भर में इस महामारी से संक्रमित हैं, जिसमें 1,37,078 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5,12,252 लोग रिकवर होकर के घर वापस जा चुके हैं। कोरोना का मृत्यु दर 2.3% मात्र है। नेपाल में कोरोना तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है और अभी तक जो भी संक्रमित लोग थे, जो भी दिखाई दिए, वो लोग ट्रैवल हिस्ट्री वाले थे, यानी कि बाहर से आए, उनका रोग पता चला और उनको आइसोलेशन में रखा गया। लेकिन अब जो नेपाल में स्थिति दिखाई दे रहा है, ये ट्रैवल हिस्ट्री ना होकर के कम्युनिटी बेस्ड हिस्ट्री है। कम्युनिटी बेस्ड हिस्ट्री का मतलब ये रोग हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोकल कम्युनिटी में आ चुका है और यही खतरे का चिन्ह है। सबसे बड़ा खतरनाक अवस्था यही है। आदरणीय दोस्तों, कम्युनिटी बेसिस में इस रोग का दिखाई देना खतरे का सिग्नल है और नेपाल में इससे मालूम हो रहा है कि कोरोना अब अपने तीसरे चरण में, तीसरे पड़ाव में जा रहा है। आदरणीय दोस्तों, अभी का जो पिछले 2-3 दिन का जो रिकॉर्ड है, इससे स्पष्ट मालूम होता है कि ज्वालामुखी फटने से पहले जो धुआं दिखाई देता है, लावा दिखाई देता है, वही स्थिति नेपाल में बना हुआ है। इसलिए अब हमें मजाक नहीं, लॉकडाउन का पूर्ण पालना करना पड़ेगा और पहले से और भी ज़्यादा जिम्मेवार बनना पड़ेगा। साथ साथ थोड़ा सा निर्मम भी बनना पड़ेगा। अपरिचित व्यक्ति यदि आपके गांव, आपके समाज, आपके टोला नजदीक कहीं दिखाई देते हैं तो उनको निगरानी करें, उनको अनिवार्य रूप में क्वारंटाइन में पठाएं, चाहे वो अपने हों चाहे पराए हों।
दया करने से ये रोग भागने वाला नहीं है। जितना ही दया करेंगे उतना ही आपको, अपने समाज को ये रोग फैल जाएगा और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए निर्मम बने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, कम से कम 1.5 मीटर का फासला रख करके ही कहीं जाएं, किसी से बात करें तो 1.5 मीटर का फासला रख करके ही किसी से बातचीत करें। अब आते हैं, थोड़ा सा छलफल करते हैं कि नेपाल में सरकार की तैयारी की अवस्था क्या है। तो अभी तक नेपाल सरकार ने जो भी किया ये एक सामान्य ट्रीटमेंट है, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनने वाली हैं, यहाँ के डॉक्टर लोग जो कह रहे हैं कि अब जो परिस्थिति डेवलप होगी उससे निपटने के लिए जितना अभी तक नेपाल सरकार ने किया है उतने से नहीं होने वाला है। अभी एक और भी बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए, जैसे कि हमारे पास पर्याप्त क्लिनिकल तैयारी नहीं है, खाद्यान्न का अभाव हो सकता है, व्यापारी लोग कृत्रिम अभाव कर सकते हैं, काला बाजारी का शुरुआत हो सकता है, क्वारंटाइन का जो स्तर है उसको अभी और हम लोगों को स्तर उन्नति करना पड़ेगा, आइसोलेशन का अभाव हो सकता है। यावत जो समस्याएं हैं इनसे निपटने के लिए सरकार अभी पूरा तैयारी नहीं किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को इन तैयारियों में विशेष ध्यान देने के लिए हार्दिक अनुरोध करना चाहूँगा। दूसरा एक चिंताजनक बात है कि अभी जो पिछले समय में कम्युनिटी बेस में जो कोरोना संक्रमित दिखाई दिए वो आए कहाँ से? वो इंडिया से आए, बॉर्डर से चोरी छिपे आए, हम लोग उनको देख नहीं पाए, वो गांव में आकर के बैठ गए, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे वो रोग फैल गया। इसलिए सबसे बड़ी चिंताजनक विषय है कि जो बॉर्डर पे निगरानी करने वाली फोर्सेस हैं उनको और कड़ा होकर के, टाइट होकर के उसका निगरानी जारी रखना पड़ेगा। सबसे एक और बहुत बड़ा चिंता का विषय नेपाल में है कि एक ही व्यक्ति में फर्क टेस्ट करते वक्त फर्क नतीजा आया। एक व्यक्ति में एक बार टेस्ट किया गया, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, दूसरी बार टेस्ट करते हुए कोरोना नेगेटिव दिखाई दिया। ये भी एक चिंता का विषय है। इसमें कहाँ पे कमी हो रही है, मानवीय त्रुटि है कि क्या है, इसको तुरंत सुधार करें और इसको मतलब ठीक करके ही हम लोग कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन से, जो संसार भर में अभी लॉकडाउन चल रहा है, उससे जो तमाम समस्याएं सृजित हो रही हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कोलैप्सन यानी कि आर्थिक मंदी, और आर्थिक मंदी से जो समस्याएं पैदा होगी कल जा करके, उस समस्याओं से लड़ने के लिए संसार में गंभीर बहस चल रहा है। इस बहस का 2 रूप, 2 मॉडल आगे आ रहा है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पहला मॉडल है कि जब तक कोरोना पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो जा रहा है तब तक लॉकडाउन को जारी रखा जाए। ऐसा करने से ये तो अनंत काल हो जाएगा, कब तक चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं रहेगा। और दूसरा मॉडल क्या है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को सील किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय यातायात आवागमन पे टोटल प्रतिबंध लगा दिया जाए और लॉकडाउन में थोड़ा बहुत छूट दिया जाए। आंतरिक उत्पादन को बंद न किया जाए, आंतरिक उत्पादन को जारी रखा जाए, क्योंकि ये 2 मॉडल पे संसार भर में चर्चा चल रही है। कुछ दिन अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। आदरणीय दोस्तों, अब हमें ये कोरोना बहुत कुछ सिखाया है और एक नया जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। नया जीवन शैली अपना करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमारी एक आदत है कि हमेशा हम अपने हाथों से मुंह को, नाक को, आंख को छूते रहते हैं, लेकिन अब हमें ये जीवन शैली बदलना पड़ेगा। हमें अपने नाक को, अपने मुंह को, अपने आंख को छूने से पहले एक कंफर्म करना पड़ेगा कि हमने साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोया कि नहीं धोया। दूसरा चीज कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा हाथ सैनिटाइज किया है कि नहीं किया है। जब तक हमारा हाथ सैनिटाइज नहीं है, साबुन से हमने 20 सेकंड तक हाथ नहीं धोया है, तब तक हमें अपने चेहरे पे किसी भी हालत में इस हाथ से नहीं छूना है। एक जीवन शैली अगर अपना ले रहे हैं तो हम आधा इस रोग के खतरे को टाल देंगे। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। हम कहीं बाहर निकलते हैं तो कम से कम 1.5 मीटर का जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक रेशियो बनाया गया है उसको कायम करें। किसी से भी
कितना भी जरूरी बात हो कम से कम 5 फीट दूरी रख करके उनसे बात करें, 5 फीट दूरी रह के उनसे चलें, तभी हम लोग इससे पार पा पाएंगे। इससे भी हम कुछ हद तक कोरोना से बचेंगे। बाध्यात्मक परिस्थिति यदि न हो तो यात्रा पे न निकलें। एकदम बाध्यात्मक परिस्थिति है तो ठीक है, नहीं तो यदि बाध्यात्मक परिस्थिति नहीं है तो यात्रा में न निकलें, यात्रा को इग्नोर करें। मेहमान न बने, मेहमान बनने भी न दें। आप किसी के घर मेहमान बनने मत जाइए। यदि कोई मेहमान बनने के लिए आ रहा है तो भैया ये महामारी के बाद मेरे घर पे आना कह के बोल दीजिए। इतना इस तरह का हमें नया जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य और सरकारी निर्देशन जो भी आते हैं उसका पूर्ण पालना करें, उसमें थोड़ा भी हम लोग कमजोरी न बरतें, उसका पूर्ण पालना करें। और इन्हीं सब बात यदि हम नया जीवन शैली को अपना ले रहे हैं तो हम पक्का इस कोरोना महामारी से जरूर हम एक दिन विजय प्राप्त कर लेंगे। कुछ सकारात्मक बातें भी इस बीच में हुई हैं, उसका भी चर्चा करना यहाँ जरूरी है, मैं उसमें जाना चाहूँगा। इससे पहले तमाम महामारी इस संसार में आया, उससे हम लोग लड़े। जैसे कि मार्स नाम का महामारी आया था जिसका मृत्यु रेट, मोर्टालिटी रेट बोलते हैं उसको, 34% था। सार्स नाम का रोग आया, उसका मोर्टालिटी रेट 11% था। इसी तरह इबोला नाम का एक महामारी आया, उसका मृत्यु रेट अथवा मृत्यु दर 51% था। जबकि कोरोना का 2.3% होना अपने आप में एक सकारात्मक बात है। इसमें बाल मृत्यु दर एकदम न्यून है, ये भी सकारात्मक पक्ष है। और अमेरिका में एक ऐसे कीट का खोज किया गया कि जो 5 मिनट में कोरोना पॉजिटिव होने न होने का परिणाम दिखा देगा। जबकि हम तो जानते हैं नेपाल में 2 दिन 3 दिन में मात्र कोरोना का रिजल्ट आ पाता है, लेकिन अमेरिका में 5 मिनट में ही उसका परिणाम देने वाला कीट का विकास होना सकारात्मक बात है। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और मलेरिया में प्रयोग होने वाली दवाई से कोरोना वायरस को नियंत्रण किया जा सकता है। ये भी एक अपने आप में सकारात्मक बात है, इसको भी हम लोग सकारात्मक रूप से लें। इसी तरह विटामिन सी और डी तथा जिंक सप्लीमेंट यदि हम लोग नियमित सेवन करते हैं तो हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है इतना बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि हम लोग कोरोना वायरस से टकराने में सक्षम हो जाएंगे। इसी तरह ये पता लगना भी एक सकारात्मक बात है। इसी तरह ये लॉकडाउन का कहीं न कहीं बैड असर हुआ है तो कहीं न कहीं पॉजिटिव असर भी दिखा है। जैसे पृथ्वी पे जो कार्बन डाइऑक्साइड अथवा प्रदूषण का जो उत्सर्जन का जितना मात्रा था वो एकदम घटा है, और जिसके वजह से इंसान के बॉडी में भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, घर में लॉकडाउन से घर में रहते आराम करने से और प्रदूषण का मात्रा घटने से इम्यूनिटी पावर बढ़ा है। ये भी एक सकारात्मक बात के रूप में हम लोग ले सकते हैं। चीन और जापान में ठीक हुए संक्रमितों का प्लाज्मा निकाल करके जो नए संक्रमित हैं उनके शरीर में डालने से उनके अंदर इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो रहा है और वो लोग कोरोना वायरस को परास्त करने में उनका शरीर सक्षम हो जा रहा है। ये प्रयोग चाइना और जापान में सफलतम रूप से हो रहा है। ये भी एक सकारात्मक बात है। इसी तरह चीन, कोरिया, सिंगापुर, जापान, भारत, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, नीदरलैंड और बेलायत, कनाडा में कोरोना वैक्सीन का मानव शरीर के ऊपर प्रयोग हो चुका है और कुछ ही दिन में उम्मीद करें कि उसका नकारात्मक असर मानव शरीर पे न हो और कुछ ही दिन में वो वैक्सीन का रूप ले और जल्दी से जल्दी बाजार में आ जाए। ये भी एक सकारात्मक बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। आदरणीय मित्र लोग, जाते जाते मैं आप लोगों के बीच में महान वैज्ञानिक डार्विन ने अपने उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत में कहा है कि मानव जाति और प्रकृति करोड़ों वर्ष से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कभी महामारी, कभी अतिवृष्टि, कभी ज्वालामुखी, तो कभी तमाम किस्म का जो
प्राकृतिक प्रकोप है उसके विरुद्ध में मानव जाति लड़ते आ रहा है। अन्य प्रजाति भी लड़ रहे हैं, लेकिन मानव जाति ने प्रकृति के हर संघर्ष में अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। इसलिए मानव जाति आज अपने वंशावली को आगे बढ़ा रहा है। इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर प्राणी मानव जाति होकर के आया है। आशा करते हैं वही मानव जाति और कोरोना वायरस के बीच में आज संघर्ष है। इस संघर्ष में मानव जाति अवश्य जीतेगा। यही कहते हुए मैं आप लोगों के बीच से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए फिर नया विषय में नया वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आने का वादा करते हुए अभी विदा होऊंगा। धन्यवाद। बाय बाय।